नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं रामस्वरूप भाटी आप सभी का कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के अपने समसामयिक फैक्ट। इस क्लास में आज का पहला फैक्ट है, अभी हाल ही में विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, जो कि 18 अप्रैल 2020 को मनाया गया। एग्जाम ओपी की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। विश्व धरोहर दिवस प्रति वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है और यह दिवस यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 2020 का जो विश्व धरोहर दिवस था, उसकी थीम थी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, अर्थात मिलीजुली संस्कृति, मिलीजुली विरासतें और मिलीजुली जिम्मेदारियां। ये 2020 की थीम है। ICOMOS इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मूवमेंट्स एंड साइट्स, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद, जो कि यूनेस्को का एक संगठन है। इसी संगठन के द्वारा विश्व धरोहर दिवस मनाने की जो सुझाव दिया गया, जिसकी घोषणा 1982 में कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद की जो काउंसिलिंग समिति है, उस समिति ने 1982 में यूनेस्को के सामने एक प्रस्ताव पारित किया था कि क्यों ना हम 18 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाए। ये जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को महासभा द्वारा 1983 में स्वीकार कर लिया गया और 1983 से ही विश्व धरोहर दिवस मनाने की शुरुआत जो हो चुकी थी विश्व में। विश्व धरोहर दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो आपके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विविधता एवं स्मारकों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। यानी विश्व की जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, संस्कृतियां हैं, हमारे यहाँ की जो इतिहास से जुड़े हुए तथ्य हैं, ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है, जो इमारतें हैं, दुर्ग है, या फिर प्राकृतिक विविधता, प्रकृति को संरक्षण देना, प्रकृति के अंदर जो जैव विविधता, पक्षी विविधता, उनके बारे में, और साथ साथ में हमारे संपूर्ण विश्व के जो महान स्मारक हैं, उन स्मारकों को संरक्षण देना और इनका जो महत्व है, उस महत्व को बताना। इसकी स्थापना, ये जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद है, इसकी स्थापना 1965 में वार्सा, जो कि पोलैंड में स्थित है, वहां की गई थी। वर्तमान में इस काउंसिल का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। विश्व धरोहर वर्तमान में संपूर्ण विश्व में 1121 धरोहर स्थल हैं, जिन स्थलों को यूनेस्को ने संरक्षण दे रखा है। सदस्य राष्ट्र वर्तमान में इस काउंसिलिंग के, यानी ICOMOS, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद काउंसिलिंग है, इस काउंसिलिंग में 21 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। बात करें भारत की, तो भारत में वर्तमान में कुल 39 स्थल ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा है। 39वां अभी लास्ट ईयर राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो गुलाबी नगर के नाम से विख्यात है, गुलाबी नगर जयपुर का जो प्रकोटा है, उस प्रकोटे को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और यूनेस्को के द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया गया था। यह था आज का अपना 18 अप्रैल को मनाया गया था जो विश्व धरोहर दिवस है, उसके संबंध में कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, वो आपके 18 अप्रैल को मनाया जाता है प्रति वर्ष। और एग्जाम ओवरव्यू की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो है, जयपुर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जयपुर का जो प्रकोटा है, जयपुर की जो प्राचीर है, गुलाबी नगर की जो प्राचीर है, उस प्राचीर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। इसे आपको याद रखना है। अगला अपना समसामयिक का फैक्ट है माउंट मैटरहॉर्न। अभी हाल ही में संपूर्ण विश्व में यह चर्चा में रहा। माउंट मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड की एक पर्वतीय चोटी है। स्विट्जरलैंड का जो एल्पस पर्वत है,
एल्पस पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है जिसका नाम है माउंट मैटरहॉर्न, जो हाल ही में चर्चा में रहा। और चर्चा में रहने का जो मूल कारण है वो कारण यह है कि एल्पस पर्वत की माउंट मैटरहॉर्न पर अभी हाल ही में तिरंगा फहराया गया, तिरंगा प्रिंट किया गया। न केवल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, इन सभी के जो राष्ट्र ध्वज हैं उनको वहां पर प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शित करने का जो मूल उद्देश्य है, भारत का जो तिरंगा मैटरहॉर्न चोटी के ऊपर प्रदर्शित किया गया, मूल उद्देश्य था कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के दौरान भारतीयों को एक संदेश देना कि आशा और शांति के साथ में हम इस महामारी से डटकर मुकाबला करें, भविष्य की जीवन की आशा और वर्तमान में शांति कायम रखें, ये संदेश देना था। ये जो एल्पस पर्वत है, इसकी ये जो सबसे ऊंची चोटी है मैटरहॉर्न, एल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली दो राष्ट्रों की सीमाओं के मध्य स्थित है। ये सीमा निर्धारित करता है इटली और स्विट्जरलैंड की। इस पर्वत चोटी की ऊंचाई तकरीबन 4478 मीटर आंकी गई है कि ये 4478 मीटर ऊंचाई पर भारतीय ध्वज जो तिरंगा है उसको प्रदर्शित किया गया। यदि फीट में देखें तो 14,692 फीट, यानी समुद्र तल की से ऊंची इसकी है 14,692 फीट। ब्रिटेन के एक लेजर कलाकार है, उनका नाम है मिस्टर गेरी हॉफस्टेटर। मिस्टर गेरी हॉफस्टेटर ने लेजर किरणों के माध्यम से इस चोटी के ऊपर माउंट मैटरहॉर्न, ये जो पर्वतीय चोटी है, जो एल्पस पर्वत की चोटी है, इस चोटी के ऊपर लेजर किरणों के माध्यम से विश्व के 5-7 जो प्रमुख राष्ट्र हैं, जिनमें भारत है, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है और ब्रिटेन है, इन राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय ध्वज है उन ध्वजों को लेजर किरणों के माध्यम से प्रिंट किया गया। चूंकि बात आ रही है स्विट्जरलैंड की, तो वर्तमान में स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति है वो है सियोनेरा सोमारुगा, वर्तमान में स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट है। स्विट्जरलैंड की राजधानी, वैसे इसकी औपचारिक कोई राजधानी नहीं है, लेकिन सारे काम बर्न में होते हैं, इसलिए इसे बर्न को राजधानी के रूप में माना जाता है। स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो आपके स्विस फ्रैंक। अनेकों बार किस्म पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, ग्राम सेवक की विश्व में जो राष्ट्र हैं उनकी जो संसदें हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, जिसे भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड की जो संसद है उसे फेडरल के नाम से जाना जाता है कि स्विट्जरलैंड की जो संसद है उसको क्या कहा जाएगा, सही आंसर है फेडरल। ये था अपना माउंट मैटरहॉर्न जो हाल ही में चर्चा का केंद्र बना था। और चर्चा में केंद्र बनने का जो मुख्य कारण था वो कारण ये था कि मिस्टर गेरी हॉफस्टेटर जो स्विट्जरलैंड के एक लेजर कलाकार है, इन्होंने कोविड-19 के दौरान संदेश देने हेतु विभिन्न राष्ट्रों के जो ध्वज थे उन ध्वजों को लेजर किरणों के माध्यम से माउंट मैटरहॉर्न जो एल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है स्विट्जरलैंड में स्थित, इसके ऊपर विभिन्न राष्ट्रों के ध्वज है, उन ध्वजों को अंकित किया था। इस कारण से ये भी हाल ही में चर्चा में रहा। एजा व्यू की दृष्टि से आप इसे फैक्ट को थोड़ा देख लीजिए, और विशेष करके ये जो एल्पस पर्वत है ये विश्व में कहाँ स्थित है, इसके बारे में विश्व बनने की संभावना बनती है। समसामयिकी का अपना अगला फैक्ट है इस्माइल। एक अभियान है जो कि राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के दौरान जो शैक्षणिक संस्थान बंद है, खासकर विद्यालय शिक्षा के, तो विद्यालय शिक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए घर पर रहते हुए ऑनलाइन लाइव क्लासों के लिए एक अभियान शुरू किया, उसे नाम दिया गया इस्माइल अभियान। इस्माइल पूरा नाम सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एनवायरनमेंट। राजस्थान शिक्षा का जो शिक्षा विभाग है उस शिक्षा विभाग ने एक पहल की है कि जो बच्चे घर पर रह रहे हैं, स्कूलों के पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी कक्षाएं जो डिस्टर्ब हो रही है, उन बच्चों के लिए शिक्षा आपके द्वार एक अभियान के तहत एक नई शुरुआत की गई। ये एक जो शिक्षा विभाग है राजस्थान सरकार का, इस विभाग का ऐप है, ये एक ई लर्निंग प्रोजेक्ट है।
ई लर्निंग कार्यक्रम है जिसके तहत बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। बच्चे घर पर रहते हुए निःशुल्क ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मूल उद्देश्य है विद्यालय विद्यार्थियों को ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा देना, ताकि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान उनकी शिक्षा है वो बाधित न हो, शिक्षा में कोई विघटन न आए। उनके लिए राजस्थान सरकार ने एक अभियान शुरू किया है और अभियान को नाम दिया गया स्माइल। चूंकि राजस्थान सरकार का ये अभियान है तो जरूरी है कि राजस्थान से जुड़े हुए कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट उनको भी हम जाने। राजस्थान, वर्तमान राजस्थान, इसका गठन है जो किया गया आपके 30 मार्च 1949 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत का नंबर 1 प्रांत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है। राजस्थान का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% है। और हमारे राज्य का जो खेल है, राज्य खेल, वो आपके बास्केटबॉल है। यदि राज्य पुष्प की बात करें तो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो रेवड़ा पुष्प है। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। यदि बात करें राजस्थान राज्य के राज्य पक्षी की तो ये गोडावण है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है और यहाँ का जो पर्यटन विभाग है उसका लोगो है पधारो हमारे देश। ये जो समसामयिक की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने एक अभियान चलाया था स्माइल, उस स्माइल अभियान से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं कि ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, अभियान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। तो ये अभियान शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है उन्होंने इस ई लर्निंग ऐप की शुरुआत की है। अपना समसामयिकी का अगला फैक्ट, केपलर 1649C अभी हाल ही में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा अंतरिक्ष में, खगोल मंडल में एक केपलर 1649C ग्रह को नया नाम दिया गया। एक नई ग्रह की खोज की गई। ये लाल बौना तारा है जिसकी खोज हाल ही में नासा के द्वारा हुई और इसे नाम दिया गया केपलर 1649C। इस केपलर जो ग्रह है, इस ग्रह की विशेषता यह है कि ये लगभग पृथ्वी के समान दिखने वाला है। इसका जो आकार है पृथ्वी के समान ही है और तापमान में भी बहुत सारी समानता है जो पाई जाती है। और वैज्ञानिक कयास लगा रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ये मनुष्य के लिए एक और रहने लायक ग्रह साबित हो सकता है, क्योंकि इसका जो तापमान है और इसका जो आकार है सेम पृथ्वी के समान है और कुछ तरल पदार्थ भी इसके ऊपर देखने को मिले हैं। हो सकता है कि वो तरल पदार्थ पानी के रूप में हो, क्योंकि जितनी मात्रा में तारे और ग्रह गर्म होते हैं उतना ये गर्म नहीं है, अपेक्षाकृत ठंडा है। इसका तापमान है जो पृथ्वी के समान ही माना जाता है लगभग। आकार इसका, अमेरिकी नासा के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसका जो आकार है पृथ्वी का 1.6 गुना बताया है कि ये पृथ्वी से सेम आकार का, समान आकार का है। दूरी, केपलर जो नवीन लाल ग्रह जिसे नासा के वैज्ञानिकों ने खोजा है, ये पृथ्वी से लगभग 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जिसकी खोज नासा के द्वारा हुई है। हर ग्रह अपनी दूरी पर परिक्रमा करता है और इसकी जो परिक्रमा की गति है वो है 19.5 पृथ्वी दिवस। यानी पृथ्वी के जो 19.5 दिन है उन दिनों में अपने ग्रह की, अपने तारे की परिक्रमा कर लेता है। मूलतः चर्चा में रहने का जो मूल कारण था वो कारण ये था कि इसकी जो समानताएं हैं लगभग वो पृथ्वी के समान है। आकार में, इसके तापमान में, इसकी जो घूर्णन गति, उस घूर्णन गति में लगभग सेम समानताएं जो पृथ्वी ग्रह में पाई जाती है वो समानताएं हैं जो इस ग्रह में देखी जा रही है। और वैज्ञानिकों का यह अंदाज है कि हो सकता है कि ये भविष्य की पृथ्वी हो,
हो सकता है कि ये भविष्य के लिए मानव जाति के रहने हेतु बने जा सके, क्योंकि इसके ऊपर जो तरलता के कुछ संकेत मिले हैं, और तरलता के संकेत मिलना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत करता है कि इस ग्रह पर पानी भी उपलब्ध हो, क्योंकि इस ग्रह का जो तापमान है अपेक्षाकृत अन्य ग्रहों से ज्यादा ठंडा है। और तापमान की दृष्टि से देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने जो अंदाज लगाया है, वैज्ञानिकों ने जो सर्वेक्षण किया है, अनुसंधान किया है, वो अनुसंधान बताता है कि इसका तापमान सेम अपने पृथ्वी के समान है और आकार भी सेम पृथ्वी के समान है। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी ने कोविड-19 वैश्विक महामारी आपदा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जो शुरुआतकर्ता कार्यालय है वो है पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस। मूल उद्देश्य इस योजना का कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उसमें आपदा प्रबंधन हेतु किस प्रकार से इस वैश्विक महामारी से निपटा जाए, लोगों की किस प्रकार से सहायता की जाए, लोग लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद हैं उन्हें किस प्रकार से सहायता उपलब्ध करवाई जाए, जिसके लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के कुछ फैक्ट हैं। नंबर 1, भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की और इस आर्थिक पैकेज में 1.70 लाख करोड़ 1.70 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है उसका ऐलान किया, ताकि देश है इस महामारी से निपट सके। इस योजना के तहत देश की जो 80 करोड़ गरीब आबादी है, जो 80 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को 3 महीनों के लिए 3 महीनों तक प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज, जिसमें गेहूं या चावल, एक अनाज प्रति व्यक्ति 5 किलो तथा प्रत्येक परिवार को 1 केजी दाल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कोविड वॉरियर्स, हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और जो पुलिसकर्मी हैं, उनके जीवन के लाइफ कवर हेतु 50 लाख रुपए का बीमा कवरेज जो निर्धारित किया गया कि कोविड-19 से लड़ते हुए भगवान करे न हो, यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए का बीमा है जो प्रदान किया जाएगा। खास बात, भारत के वृद्ध लोग और जो लोग दिव्यांग हैं, उन दिव्यांगों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता नकद जो डीबीटी के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के तहत उनके अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने संपूर्ण विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया था, बैंकों में खाता खोल करके जिसे नाम दिया गया था जनधन खाता। उन जनधन खाता धारक जो महिलाएं हैं, हर महिला के अकाउंट में प्रति माह 500 रुपए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत डाले जाएंगे और ये 3 माह तक उन्हें प्रदान किए जाएंगे। प्रति माह 500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के तहत दी जाएगी। ये थे आज के अपने कुछ समसामयिक फैक्ट, जिसका आज का जो अपना फैक्ट था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 से उभरने हेतु देश की जनता की क्या सहायता की, कुछ तथ्य थे जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही कॉलेज के कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो यूट्यूब चैनल है उसे अत्यधिक मात्रा में आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।